साथियों नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के संसद में जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसको लेकर के संसद से सड़क तक माहौल गर्म है। आज संसद परिसर के भीतर जो हुआ उसकी चर्चा देश भर में है। उधर आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिख करके उससे उन दोनों से इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के 2 सांसद फिलहाल अपना इलाज करा रहे हैं। हम सबके बीच हमारे साथी पत्रकार विश्वदीपक हैं जो कांग्रेस की को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। विश्वदीपक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया वैसे जी। आज आपकी भी निगाह इस पूरे घटनाक्रम पर होगी। आपको जो मैं ये पूरा देखता हूं घटनाक्रम, तो पहला सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने जो अंबेडकर को लेकर के जो ये स्टैंड लिया है अमित शाह के बयान के बाद, आपको क्या लगता है कि ये कितना मजबूत है और क्या कांग्रेस मजबूती के साथ इस स्टैंड पर आगे की ओर बढ़ पा रही है? देखिए, जो कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है इसको केवल कांग्रेस के बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो कांग्रेस का स्टैंड है ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, और केवल कांग्रेस के लिए नहीं, भारत की पॉलिटिक्स के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा आने वाले दशकों में। आप मेरी बात याद रखिएगा, और ये जो आपके अखाड़ा के जो व्यूवर्स हैं उनको ये बात याद रखनी चाहिए। हम लोग 10 साल बाद 15 साल बाद हो सकता है इस बात को फिर से रिकॉल करेंगे। आज की जो तस्वीर जो आई है सामने संसद में, आज राहुल गांधी जो नीले टी शर्ट में आए हैं, प्रियंका गांधी जो नीली साड़ी पहन करके सड़क पर उतरी हैं, और उनके हाथ में अंबेडकर की जो प्रतिमा, जो उनकी फोटो थी, पोर्ट्रेट्स थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नीले कपड़ों में आए हैं, ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो यूटर्न ले, बिल्कुल उसने एक ड्रास्टिकली अपने आप को चेंज किया है। देखिए, अंबेडकर चूंकि संविधान सभा में थे, संविधान बनाने वाले चीफ आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कहना वो एक अलग चीज है, पोस्चरिंग करना एक अलग चीज है। मैं आप समझ रहे हैं या व्यूअर्स समझेंगे इस चीज को कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आज जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने अपना वस्त्र बदल दिया, कांग्रेस ने अपने अटायर बदल दिया अंबेडकर को लेकर, और अम्बेडकर के रंग में रंग गई पूरी कांग्रेस पार्टी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है, भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है, और आप इसके असर को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी सत्ता, पूरी रूलिंग पार्टी, पूरा रूलिंग स्टैब्लिशमेंट हड़कंप मचा हुआ है वहां पर। उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि वो इसको कैसे टैकल करें। आप याद करिए कि पिछले 10 सालों में कब ऐसा हुआ है कि अमित शाह ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, अपने किसी एक्ट के लिए जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, दैट टू जिसमें विश्वदीपक जो सवाल है, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, आपने भी देखा होगा कि अमित शाह पत्रकारों से अपील कर रहे थे कि इस मामले में स्थिति मेरी क्लियर की जाए। पहली बार ऐसा था कि जो पत्रकारों से धौंस के साथ बात करते थे, सफेद कपड़ा काला कपड़ा करते थे, वह देश के गृह मंत्री पत्रकारों से अपील कर रहे थे। अमित शाह जिस मुद्रा में बचाव कर रहे हैं अपना, जो कि उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, माफी अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अमित शाह किसी पॉलिटिकल प्रेशर में है पार्टी के भीतर से क्या? देखिए, अमित शाह की जो शख्सियत है, वो उनकी पॉलिटिक्स और उनकी आइडियोलॉजी को आप मिलाकर के देखें तो एक चीज बहुत समझ में आती है कि अमित शाह का जो दर्द था, जो उनकी जो पीड़ा है, छटपटाहट है, और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ पिछले 10 सालों में, 10 साल हो गए, 10 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी अपने किसी भी मंत्री का बचाव खुद कर रहे हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, और ये बहुत ही नोटिस करने वाली चीज है कि नरेंद्र मोदी ने कभी किसी मंत्री के फेवर में उतर करके इस तरीके से 6-6 7-7 ट्वीट नहीं किए, एक बात। और दूसरी बात, अमित शाह के जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो है उनके जो महान चाणक्य जो कहलाते थे, वो खुद कहलाना पसंद करते हैं, मीडिया उनको कहती है, जो लैपटॉप मीडिया है। क्या हुआ 2024 के आम चुनावों में, जनरल इलेक्शन में, हमने देखा कि 2 मुद्दे थे जिसकी वजह से उनको बहुत गहरी चोट लगी है। वो मुद्दे क्या थे?
कि अगर ये पार्टी सत्ता में दोबारा आई बीजेपी तो ये संविधान बदल देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो दलितों को, पिछड़ों को, यानी कि व्यापक बहुजन समाज को जो अधिकार मिले हैं उसको ये खत्म कर देंगे, कर्टेल कर देंगे। ये मैसेज बहुत गहराई तक गया और इसका नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी का जो पूरा अभियान था जिसको 400 पार कहते थे वो 240 में सिमट गया। तो वो जो दर्द है, जो उसकी चोट है, वो अभी तक अमित शाह को नहीं भूली है। और यही वजह है कि वो इतने दर्द में, इतने तकलीफ में, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस ने जिस बिंदु पे उन्हें चोट की है इसका असर इतना गहरा होगा कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स बदल जाएगी भारत की। एक चीज बताइए विश्वदीपक, जो कि मैं भी लगातार सोच रहा हूं और मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे, राजनीति को सोचने समझने जानने वाले लोग भी समझ रहे होंगे, क्या इस मोड़ पे अमित शाह की दावेदारी बतौर प्रधानमंत्री पद कमजोर हो रही है क्या? बिल्कुल कमजोरी नहीं हो रही, बहुत ही कमजोर हो चुकी है। वैसे भी अमित शाह नंबर 2 हैं और आप ये आम जिंदगी में भी और राजनीति में तो खास तौर से हमें याद रखना चाहिए कि जो नंबर 2 होता है वो नंबर 2 ही रह जाता है। या तो आप नंबर 1 रहिए या तो आप कहीं बहुत पीछे रहिए और अचानक से आप नंबर 1 बन जाते हैं। तो अमित शाह की त्रासदी है और उनका जो त्रासदी क्या कहें, बल्कि ये कहें कि उनके जीवन का ये जो उनके जीवन की जो स्थिति है वो ये है कि वो नंबर 2 ही है तब से और नंबर 2 ही रहेंगे। वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके कुछ जो गोदी मीडिया के लोग हैं उनको ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो गलती की है उन्होंने, इसका बहुत व्यापक असर होगा उनके पर्सोना पे, उनके पॉलिटिकल कैरियर पे भी। वो गृह मंत्री बने रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आपको ये डेंट लगता है? अभी बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है अगले साल, और बिहार की जो पूरी चुनाव भूमि है वो सामाजिक न्याय की भूमि है। आपको क्या लगता है, अभी तक नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया, चंद्रबाबू नायडू का भी नहीं आया, लेकिन नीतीश के बयान की इस वक्त लोग जरूरत महसूस कर रहे थे कि नीतीश अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश का प्रतिक्रिया न देना भी एक किस्म का पॉलिटिकल स्टैंड है? दूसरी बात, उनके इस बयान पर का भाजपा की बिहार में राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, बिहार बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, खासतौर से इस मामले में। आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने एक बार बयान दिया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो है वहां से जो चुनाव जीता लग रहा था उनको, वो हार गए। तो बिहार की जो लोग हैं, वहां की जो जमीन है, इस इशू को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है। रही बात नीतीश कुमार की, तो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हम लोग इसको कहते हैं, बहुत ही घाघ राजनेता है वो। तो मेरे ख्याल से अभी वो स्थितियों का मुआयना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि प्रेशर कैसे बिल्डअप हो रहा है और राजनीति किस दिशा में जा रही है। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर माहौल बदला और दबाव बढ़ा तो आने वाले समय में फिर से एक बार चाचा जो है इंडिया गठबंधन की ओर आएंगे। इसमें किसी को अगर ऐसा होता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अपनी पोजीशन क्लियर। विश्वदीपक, एक बात बहुत साफ दिखती है कि कांग्रेस किसी किस्म की आक्रामक राजनीति करेगी, इसकी अपेक्षा हम सबको नहीं थी, हम लोगों ने नहीं देखा है। जबकि गांधी ने भी बेहद आक्रामक राजनीति की, अपने सत्याग्रहों के माध्यम से नेहरू की किया ही करते थे, और इंदिरा गांधी ने तो खैर सर्वाधिक की। लेकिन पहली बार वर्षों के बाद दिखाई दे रहा है कि एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। राहुल गांधी के कैरेक्टर को इसमें कहां देखते हैं? राहुल गांधी का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसको आप कहां देखते हैं इसमें? देखिए, ये बात राहुल गांधी बहुत, देखिए पहली बात तो समझना चाहिए कि कांग्रेस है क्या। अगर अगर आप ये समझ जाएं कि कांग्रेस क्या है, तो आज की घटना को हम बहुत सफाई से, बहुत ही पारदर्शी तरीके से देख सकते हैं बिना किसी बायस के। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कांग्रेस विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। ये बात कांग्रेस विश्व इतिहास का, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा जन आंदोलन है, उसका नाम है कांग्रेस। जो कि जिसने एक पूरे भारत जैसे विशाल महाद्वीप को उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद करवाया, नंबर 1। और नंबर 2, उसका असर सिर्फ भारत में नहीं हुआ, अफ्रीका के कम से कम दर्जनों देश उस कांग्रेस से प्रेरणा लेकर के, कांग्रेस के जन आंदोलन से प्रेरणा लेकर के उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए। तो पहली बात तो कांग्रेसियों को, क्योंकि वो भूल गए हैं, वो सत्ता में रहते रहते वो इस चीज को भूल गए हैं कि वो एक आंदोलनकारी भी हैं। तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस एक सबसे बड़ा जन आंदोलन है। और आज मुझे उस जन आंदोलन के थोड़े थोड़े से निशान दिखाई पड़ रहे हैं। 60-70 सालों तक अगर आप सत्ता में रह जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप क्या हैं। तो वो जन आंदोलन की जो यादें हैं, मुझे वो थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ी कांग्रेस के अंदर। वो जुम्बिश
दिखाई पड़ी। और एक बात और आवेश जी याद रखिए, और हम सबको जानना चाहिए कि जब किसी विचारधारा के लिए लोग मरने लगे, जान देने लगे, जान चली जाए, तो समझिए कि उसमें जान आने वाली है। बहुत मैं ये अच्छी बात बात, बहुत 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 गंभीर बात है, बहुत जरूरी बात। मेरे रोंगटे खड़े विश्वदीप, होने ये कहते हुए कि जब किसी भी विचारधारा के, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी या लेफ्ट या बीएसपी से बिल्कुल परे बात कर रहा हूं। जब बिल्कुल किसी विचारधारा को लेकर के लोग सड़क पर उतरे और उस संघर्ष में अगर किसी की कुर्बानी होती है, कोई शहीद होता है, तब आप समझिए कि वहां पे लड़ाई कहां पे कितनी तीव्रता से चल रही है। हो सकता है दिल्ली के लोग इसको ना महसूस करें, पर मैं आपसे बता रहा हूं कि आप देखिएगा अगले सालों में इसका इसका असर जो है दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो जिद है, वो उसी आदमी की है जिसका आपने जिक्र किया, राहुल गांधी की। वो चुनाव में फेल होता है, असफल होता है, ये अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस के जो जन आंदोलन वाला स्वरूप है, देखिए, उसको वो ठीक कर मैं सकता है। दीपक, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, असल जी, पॉलिटिक्स एक अलग सी चीज है, एक हिस्सा होता है उसका। और बिल्कुल बिल्कुल राजनीति को व्यापक संदर्भों में ही देखना होगा, बिल्कुल, यह बहुत अच्छी जरूरी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी व्यापक सीमा है कि हम संदर्भों नहीं में देखते देखना होगा। उसको, बिल्कुल। जी जी। पार्लियामेंट के भीतर, आज परिसर के भीतर मैं देख रहा था, भाजपा के कुछ सांसदों पर मेरी निगाह थी, खासतौर से निशिकांत दुबे पर, जो कि झारखंड से आते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया कि गुंडागर्दी कर रहे हो, ये कर रहे हो, बड़ी अजीब सी भाषा थी। राहुल गांधी वहां से चले गए। तो पहले संसद चला करती थी, लेकिन मान अपमान लोगों का इस तरह से नहीं किया करते थे सांसद आपस में, ये ऐसा नहीं था। ये पहली बार देखने बिल्कुल को मिल रहा है। और दूसरी बात बिल्कुल कि खुद स्वीकार किया, जो कि सांसद है फरुखाबाद के मुकेश राजपूत, की हमको किसी ने नहीं गिराया, राहुल गांधी ने तो नहीं गिराया, पीछे से धक्का आया। ये जो ये आरोप प्रत्यारोप है, उसको आप कैसे देखते हैं? आ, आवेश भाई देखिए, इसमें आप ये समझिए कि वो, मतलब ये जो झूठ है ना, ये जो फ्रॉड है, वो जनता के सामने है। ये मजाक, आप ये बताइए कि अगर आपको मान लीजिए हम बहुत धक्का मारते हैं, हमारे अंदर बहुत गुस्सा है आपके लिए, और हम आपको धक्का मार ही देते हैं, तो आप आईसीयू में चले जाएंगे? या आपको अंदर मेरे लिए बहुत गुस्सा है, तो आप मुझे धक्का ही मारेंगे तो मैं बिल्कुल मतलब आईसीयू में सीधे जाऊंगा? आपने मेरे ख्याल से ट्वीट आपने मेरे ख्याल से इस पर ट्वीट भी किया है कि सीधे जी जी, आईसीयू में ही पहुंच गई है, इतना बड़ा धक्का था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मूर्खता है, इसको लोग देख रहे हैं, ये प्रहसन पे लोग हंस रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है, उसको समझना चाहिए। और वो ये है कि जो मेन मुद्दा है कि अमित शाह ने अंबेडकर का मजाक उड़ाया, अंबेडकर को ट्रिवियलाइज किया, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब, चोट लग गई, आईसीयू में चले गए, घायल हो गए। आपने बहुत अच्छा मैं बस ट्वीट लिखा है। यही रोकना चाहता आप हूं आपको। दरअसल आज शाम को, दर्शक आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, के सी वेणुगोपाल भी बैठे थे, जयराम रमेश भी थे। आपको लगता है विश्वदीपक कि ये धक्का मुक्की वाले प्रकरण पर कांग्रेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था? नहीं, लेकिन मैं तो पूरी देखी उसको, और वहां पे था भी कि कांग्रेस ने उस पे कोई जवाब, कोई बात ही नहीं की धक्का मुक्की पे। वो अपने फोकस पे, उनका जो मेन मुद्दा है उसी पे वो जी कायम रहे कि भाई अमित शाह रेजिग्नेशन दो, या तो तुम माफी मांगो। मेन मुद्दा यही है। किसको धक्का लगा, कौन गिरा, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, ये सब जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है ये चलती रहेंगी। और यही करने की बीजेपी ने कोशिश की, क्योंकि वो इतना ज्यादा इस पे फंस चुके हैं। क्योंकि जो सबूत सामने, आप समझिए ये ट्विटर के जरिए नोटिस दे रहे हैं कि आप इसको टेक डाउन करिए, वीडियोस को। आप समझिए मतलब इस पार्टी के प्रोपेगेंडा जो ट्रोल आर्मी है, उसने राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं बोला है। हम वो शब्द नहीं बोल सकते, हमने देखा है उन सारी चीजों को। इन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। और कर और रहे आज हैं, एक लगातार कर रहे हैं, कर आज भी कर बिल्कुल रहे हैं। अभी भी, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। और आज ये रो रहे हैं कि आप ट्विटर से इसको हटाइए, आप इसको। तो आप समझिए कि कहाँ कितनी गहरी चोट है। क्या मैं एक बात बताए विश्वदीपक, अमित शाह जी की जो अम्बेडकर पर टिप्पणी थी, दरअसल अम्बेडकर को संविधान निर्माता के तौर पे देश में लोग देखते हैं। तो अम्बेडकर पर टिप्पणी, अम्बेडकर को कमजोर करने की कोशिश, उनका जो अम्बेडकर का पूरा ऑरा है, अम्बेडकर नाम का एक विचार जो है,
उसको कमजोर करने को की कोशिश, संविधान को कमजोर करने की कोशिश के साथ जोड़ के देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? जो वो ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कर रहे हैं, क्या वही ट्रीटमेंट अम्बेडकर के साथ कर रहे हैं, या दोनों अलग अलग बातें हैं? देखिए, आप असल में क्या है ना कि इनकी समस्या यही है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये लोग दरअसल दुनिया के सबसे, अगर आप दुनिया की सारी जो पॉलिटिक्स है, अगर आप उनकी मैपिंग करिए और आप उनके चरित्र का जो है एक खाका तैयार करिए, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो दुनिया में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, खासतौर से राइट विंग के लोग, वो दुनिया के सबसे ज्यादा चरित्रहीन लोग कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका ना अंबेडकर अंबेडकर जिस विचार का नाम है या जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या था? वो था कि हमारे समाज में एक ऐसी हायरार्की है जो जन्मना किसी को अछूत बनाती है। हम उससे खिलाफ हैं और हम मनुष्य होने के नाते इस बात को क्लेम करते हैं कि हम बराबर हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सावरकर ने भी मनुस्मृति का समर्थन किया, गोलवलकर ने भी किया, और उनके जितने भी रेग्रेसिव एजेंडा हैं समाज को लेकर के, मसलन आप देखिए तलाक पे उनके क्या क्या उनके विचार हैं, सेम सेक्स मैरिज पे उनके क्या विचार थे, थोड़े थोड़े आजकल वो दिखाने के लिए बदलते हैं उस पे, गे राइट्स पे उनके क्या विचार हैं। ये तमाम चीजें केवल एक जगह से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो अम्बेडकर का नाम लेने से, उनकी मूर्तियों का उद्घाटन करने से बहुत सारे मंडलवादी लोग आजकल मोदी की फोटो लगाते हैं कि मोदी ने ये उद्घाटन किया, वो उद्घाटन किया, यहाँ पे बनाया, वो उसको शिलान्यास कर दिया। अरे भाई, जब तुम अम्बेडकर के विचार को मिटा रहे हो तो तुम इमारतों में, तुम चाहे इतनी इमारतें बना करके उसको कैद कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब आपको क्या लगता है, कल तो संसद का सत्र खत्म होने को है, उसके बाद ये राजनीति कैसे होगी, कहाँ होगी, किस दिशा में दिखाई देगी? आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बीजेपी पर इस मामले को लेकर अटैक करेगी, या फिर ये हफ्ते 10 दिन की बात है, उसके बाद जैसे कि तमाम मुद्दे ठंडे पड़ जाते हैं, यह मुद्दा भी ठंडा हो जाएगा? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फर्क दिख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से आपने भी, आपको तो मैं पढ़ता हूँ और आपने कई सारे ट्वीट्स में उसको नोटिस किया है, पर शायद इन शब्दों में ना किया हो। ये सीधा सीधा फर्क है प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में आने का। अच्छा, इस चीज को समझिए, मतलब इस चीज को समझना चाहिए लोगों को कि ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में है। उसके आने के बाद की पार्लियामेंट देखिए, कांग्रेस का बिहेवियर देखिए, और उसके आने के पहले का बिहेवियर देखिए कांग्रेस का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रियंका गांधी के होने का क्या मतलब है, एक बात। और दूसरी बात, आज की जो पॉलिटिक्स कांग्रेस ने की है, कल से की है, इनफैक्ट पिछले कई दिनों से कर रही है, वो कांग्रेस की जो समझ में, उसकी जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, उसमें आपको फर्क दिखाता है कि कांग्रेस अब वही नहीं रहने वाली है जैसे पहले वो पैसिव तरीके से 70 सालों की सत्ता के बाद जो थकान, उबान और भारीपन आया था, उसको वो ऐसा लगता है कि छोड़ करके आगे बढ़ना चाहती है। थोड़ी ऊर्जा दिख रही है। मैं मानता हूं कि ये आगे भी फॉर्मुलेट करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व दीपक, आपसे बातचीत बहुत अच्छी रही और हम आगे भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, अंबेडकर पर टिप्पणी का यह मुद्दा गरमाया हुआ है और लगता है कि आगे भी बहुत कुछ होना है। कांग्रेस की राजनीति में बहुत ढेर सारे तर्कश हैं। भाजपा लगातार अपना बचाव कर लेती है, लेकिन देखना है कि इस बार वो अपना बचाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे इस देश की आन बान शान और इस देश की मोहब्बत अंबेडकर पर हमला किया है। फिर मिलते हैं। नमस्कार विश्व दीपक, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अवैध जी, बहुत शुक्रिया।